हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि हमने किया है इकोनॉमी को कंप्लीट करने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उस इनिशिएट के अंदर आज हमारी इकोनॉमी की क्लास, इंडियन इकोनॉमी क्लास होने वाली है क्लास 5, और जिसमें हम इकोनॉमी को कर रहे हैं क्लियर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो हम इस सीरीज में हर तरह की जो आपकी टर्म्स रहती है इकोनॉमी में उसको कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे, समझकर अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं उसमें से कुछ टर्म मैंने यहां लिखी है, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिस्प्लेशन और स्टैगफ्लेशन। इन टर्म्स को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन अगर मैं आपको नॉर्मल सी भाषा में समझाऊं तो इन्फ्लेशन होता है हमारा जब महंगाई बढ़ जाती है, यानी कि प्राइजेस हाई हो जाते हैं चीजों के, तो वो हो जाती है महंगाई। पर महंगाई को इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्फ्लेशन, ठीक है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन तो है, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि अब इसका क्या मतलब हुआ? जब मनी की पावर में रिडक्शन हो जाएगा, परचेजिंग पावर में जब रिडक्शन हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो, अब ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने लिया था 1 साल पहले, मानना है आपने, सपोज 1 साल पहले मैंने ये मार्कर लिया था 50 रुपए का, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब अगर मैं सेम मार्कर को लेने के लिए आज मार्केट में जाता हूं तो अब उसका प्राइस हो चुका है 100 रुपए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई। अब क्या हुआ? मैंने लिखा है रिडक्शन पावर ऑफ द मनी, यानी कि पहले 50 रुपए में एक मार्कर आ रहा था, अब क्या हुआ? अब 100 रुपए में एक मार्कर आ रहा है। यानी कि देखो, थिंग्स है, ये कोई आर्टिकल है, इसका प्राइस तो बढ़ा, बट जो मनी की परचेजिंग पावर है वो तो घटी। क्यों? क्योंकि पहले तो 50 में आ रहा था, अब 100 में आ रहा है। अब ज्यादा पैसा डालना पड़ रहा है, 50 रुपए में नहीं आ रहा है तो थोड़ा ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, अब 100 में आ रहा है मार्कर। तो क्या हुआ? परचेजिंग पावर ऑफ मनी घटी ना, यानी कि मनी की परचेजिंग करने की पावर घटी। तो यही लिखा है यहाँ पे, रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि परचेजिंग पावर मनी की घट जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लेशन भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी होती है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इनकी क्या कर लेते हैं, हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको कैटेगराइज भी करेंगे जैसे कि किया गया है इकोनॉमी में, ठीक है। पहले टाइप करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी करेंगे? तो पहली है हमारी, इसमें हम 4 मेन टाइप की इन्फ्लेशन करेंगे, ठीक है। तो पहली है हमारी क्रीपिंग, या बोल सकते हो आप माइल्ड इन्फ्लेशन। क्या कहा मैंने? क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या है। अब क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा माइल्ड इन्फ्लेशन, यानी कि इसमें क्या है, जो महंगाई बढ़ने की क्षमता है, दर है, वो बहुत स्लो होती है, बहुत आराम से महंगाई बढ़ती है, बहुत ही स्लो तरीके से महंगाई बढ़ती है। तो अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो क्या है कि इसमें महंगाई बढ़ती है 3% की रेट से। कितने? 3% की रेट से। याद रखने वाली क्या बात है, कितने बढ़ती है महंगाई? 3% की रेट से इसमें महंगाई बढ़ती है, ठीक है, बहुत आराम से। अब दूसरी कौन सी आती है? सेकंड है हमारी, कौन सी है? वॉकिंग इन्फ्लेशन। कौन सी लिखी मैंने? वॉकिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, अब ये जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है इसका क्या मतलब है? आपको रेट के थ्रू बताऊं तो इसमें बढ़ेगी 3 से 10% के रेट के बीच से बढ़ेगी। कितने बढ़ेगी? 3 से 10% रेट से इसमें क्या है, महंगाई बढ़ेगी। ध्यान में रखना, ये रेट इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना आपने। इसमें क्रीपिंग में 3% रेट से, वॉकिंग इन्फ्लेशन में 3 से 10% के। अगला है हमारा थर्ड है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। कौन सा है? गैलोपिंग
इन्फ्लेशन। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये भी इन्फ्लेशन है। ये कैसे बढ़ती है, जब क्या होता है कि महंगाई हमारी 10% की रेट से ऊपर बढ़ती है, यानी कि अबाउट 10% आ जाएगा इसमें, अबाउट 10% की रेट से बढ़ती है इसमें, ठीक है, गैलोपिंग। अब अगला कौन सा आता है, अगला आएगा हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, फोर्थ, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसमें बढ़ेगी, अब मैंने क्या बताया, 10% से 50% के बीच में बढ़ती है, ठीक है। इसमें 10 से आप 50 के बीच ले लो, ठीक है, 10 से 50 के बीच ले लो, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें 50% से अबव की रेट से जब महंगाई बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे हम 50% से अबव, ठीक है, 50% से अबव। जब इसमें 50% की रेट से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो हाइपर इन्फ्लेशन होगा। जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो क्या उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, उनको कैसे बांटते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं। देखो, क्रीपिंग में जब हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अगर 3% से बढ़ रही है तो हम बोलेंगे उसको, अभी इंडिया में क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। अगर 3 से 10 के बीच में बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे हम अभी वॉकिंग इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रही है। तो अगर गैलोपिंग, देखो गैलोपिंग यानी कि 10 to 50% के बीच अगर बढ़ रही है तो उसको गैलोपिंग बोलेंगे। फिर अगर 50% से अबव बढ़ रही है तो हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे। जो ये तरह की इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक होती है, इसमें बहुत जल्दी महंगाई बढ़ती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये होती है हमारी हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट्स बना लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी रेट वाइज आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, पूरे रेट्स भी इसके लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम, मैं इसको इरेज कर लेता हूं क्योंकि अब मैं आगे इसको और कैटेगराइज करने वाला हूं और यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम कुछ थोड़ी सी इन्फ्लेशन के बारे में और जानेंगे, जो कि इन्फ्लेशन यानी कि हमारे मार्केट में कॉज होती है, कैसे आती है हमारे मार्केट में, वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे, और किस किस तरह की वो होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन। अब सबसे पहले देखो क्या होता है कि हमारी, मैं आपको बताने वाला हूं, आप लोगों ने नोट्स बना लेने हैं। हम इसमें फर्स्ट करने वाले हैं हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब ये किस तरह की इन्फ्लेशन है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है, जब डिमांड क्रिएट हो रही है, मार्केट में जब डिमांड क्रिएट हो रही है और तब महंगाई बढ़ रही है, तब होगी ये वाली डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि देखो, सपोज फॉर एग्जांपल, अब मार्केट में कुछ चीजों की कमी हो चुकी है, मान के चलो मार्कर की, अब मार्केट में मार्कर की कमी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मार्केट की कमी है तो डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट की, और ये सप्लाई कम है। अब जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा, जो कंपनी है वो मार्कर के प्राइस बढ़ा देगी, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़ेंगे मार्कर के, तो क्या हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, और उस तरह की महंगाई को हम क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि जब डिमांड बढ़ी थी तब महंगाई आई, डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल किया, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गई। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड क्या होता है हमारा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैसे बढ़ती है मार्केट में, ठीक है, पता होगा आपको। आई थिंक जब हमारी, देखो, जब क्या है कि जब मार्केट में डिमांड होती है और सप्लाई उतनी नहीं होती, मार्केट में डिमांड है बट सप्लाई उतनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। सपोज आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझो, ठीक है। मान के चलो मार्केट में क्या है, गेहूं की कमी है, ठीक है, क्या है, गेहूं की कमी है। अब यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, जो सप्लायर है तो वो क्या करेगा, प्राइसेस को और बढ़ा देगा, ठीक है। मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाता है तो हमारी इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी कि सप्लाई कम हो जाएगी,
और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो महंगाई हो जाएगी। तो ये होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या जो मैं करने वाला था वो था हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको नाम से तो पता चल रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि ऐसी कॉस्ट जो इन्फ्लेशन को पुश कर रही है, जिससे इन्फ्लेशन आ रही है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब मान के चलो, कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री क्या कर रही है, या तो नोटबुक बना रही है सपोज, ठीक है। कोई फैक्ट्री नोटबुक बना रही है, वहां पे वर्कर काम करते हैं। अब क्या हुआ कि नोटबुक को बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल था वो महंगा हो चुका है, ठीक है। रॉ क्या हुआ, महंगा हो गया थोड़ा सा, क्या रॉ मटेरियल महंगा हुआ, लेबर हुई हमारी, थोड़ी लेबर महंगी होगी, थोड़ा रेंट बढ़ गया। अब क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी चीजों की कॉस्ट बढ़ी। जब इन सभी चीजों की कॉस्ट बढ़ी तो जब वो चीजों की कॉस्ट थी, अब वो किस पे जाएगी, वो प्रोडक्ट पे जाएगी। क्यों, क्योंकि ओनर है, ओनर लॉस बेयर तो नहीं करेगा। ओनर क्या करेगा, अब उसने जितने का रॉ मटेरियल खरीदा है उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उसको प्रोडक्ट पे डाल देगा। अब मान के चलो, अब नोटबुक पे क्या करेगा, वो नोटबुक पे अपना सारा खर्चा डाल देगा, ठीक है। जितना प्रोड्यूस करने में उसको जितना भी उसका पैसा लगा वो किस पे करेगा, पुश प्रोडक्ट पे करेगा। तो ऐसे कॉस्ट क्या करेगा, कॉस्ट करेगा पुश अपनी प्रोडक्ट पे, तो हो जाएगी उससे इन्फ्लेशन, यानी कि ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि लेबर का प्राइस बढ़ा, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, कोई लैंड का प्राइस बढ़ा, कोई रेंट बढ़ा। जब ये सब चीजें बढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि उस सब का प्राइस क्यों डाल दिया, आगे प्रोडक्ट पे डाल दिया, उससे इन्फ्लेशन हो जाती है। अच्छा, वो प्रोडक्ट पे क्यों डालेगा, क्योंकि खुद तो बेयर करेगा नहीं, वो भी तो वहीं से अर्न कर रहा है, वो भी तो एक प्रोडक्ट से ही अर्न कर रहा है, उसने भी तो वहीं से अर्न करना है। तो सारा प्रोडक्ट, सारा जो है वो किस पे डालेगा, प्रोडक्ट पे डालेगा सारा प्राइसेस। क्यों, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू डू सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो कॉस्ट, तो क्या हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है। दो इन्फ्लेशन में क्लियर कर दी। अब तीसरा कर लेते हैं थोड़ा सा। तीसरी कौन सी आती है हमारी, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन तो आपको सीधे नाम से पता चल रहा है। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि जब कोई कंपनी डेलिबरेटली क्या करती है, सप्लाई को कम कर देती है, सप्लाई को रोक देती है प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, तो क्या हो जाता है, उस तरह से जो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी मार्केट में, हो जाएगी प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, डिमांड एंड सप्लाई वाला सारा कॉन्सेप्ट है। अब मान के चलो प्याज है। अब क्या हुआ कि जो जो प्याज खरीदते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जो हमारी एपीएमसी मंडियां है क्या करती है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि प्याज पहले फार्मर से खरीदा और अपने पास स्टोर रखा। अब उन्होंने क्या किया कि मार्केट में प्याज की कमी होने की, और जब मार्केट में प्याज की कमी हुई तो महंगाई बढ़ी। अब जब महंगाई बढ़ी तो अब क्या किया, अब उन्होंने अपना प्याज निकाला प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो अब वो प्राइस, अब क्या हुआ, वो प्याज मार्केट में डालते हैं, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा उनको आ जाता है। यानी कि उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई को रोका डेलिबरेटली, जिससे प्राइस बढ़ा और उनको फायदा हो गया, ठीक है। तो ये आती है हमारी प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, एक और कर लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, कौन सी है, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्राइसेस डायरेक्टली नहीं बढ़ता है, इनडायरेक्टली बढ़ता है। कैसे बोला मैंने, प्राइस डायरेक्टली नहीं बढ़ता है, इनडायरेक्टली बढ़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो पहले क्या होता था कि आज से आप 5 साल पहले की बात लेके चलो, तो क्या होता था कि एक जो पार्ले जी बिस्किट है हमारा, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आज से 5 साल पहले पार्ले जी बिस्किट जब 10 रुपीज का आता था तो उसमें बहुत सारे बिस्किट आते थे, ठीक है। लेकिन आज जब आप सेम बिस्किट का पैकेट लेते हो तो क्या होता है कि इसमें वो थोड़ा छोटा हो चुका है, इसमें थोड़ी बिस्किट का काउंट है जो कम हो चुका है, ठीक है। देखो अभी भी 10 रुपए का रहा है, बट क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया, श्रिंक हो गया वो। जब वो श्रिंक हुआ तो क्या हुआ, बेसिकली उसमें थोड़ी जो है आइटम यानी कि थोड़ा जो बिस्किट है वो काउंट कम हो गया। उस तरह क्या बोलेंगे हम, श्रिंकफ्लेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस डायरेक्टली नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि अभी भी 10 रुपए का तो आ रहा है, बट उसमें क्या है, काउंट घट गया। तो श्रिंक, जब वो श्रिंक हुआ तब फ्लेशन हुई, तो उसको बोलेंगे हम श्रिंकफ्लेशन। आई होप यू गॉट मी, ठीक है।
ये हमने 4 क्लियर कर दिए अच्छी तरह से। अच्छा अगला क्या है, अगला करते हैं हम 5 और जगह हमारा मॉनेटरी इन्फ्लेशन। क्या बोला मैंने, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब इसका क्या मतलब है मॉनेटरी इन्फ्लेशन का, यानी कि देखो मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है जब महंगाई बढ़ती है। अगर क्या है हमारा सेंट्रल बैंक, अगर हमारा सेंट्रल बैंक मोर करेंसी प्रिंट करता है तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये आपको भी समझ में जैसे कि नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, मुझे पता है। अब मैं आपको एक हिस्टोरिक इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ था कि वेनेजुएला में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, 100-200% महंगाई बढ़ गई थी वहां पे। तो क्या हुआ कि जो वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वहां की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज्यादा करेंसी को प्रिंट किया। अब ज्यादा करेंसी प्रिंट करने से क्या हुआ कि वहां पे जो मनी की वैल्यू थी वो बिल्कुल घट गई। मनी की वैल्यू क्या है, घट गई, पूरा पैसा रद्दी हो गया। 2 लाख रुपए का एक ब्रेड का पैकेट आ रहा था, 10-10 लाख रुपए का एक ब्रेड का पैकेट आ रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करेंसी को ज्यादा प्रिंट किया। और जब महंगाई आपकी बढ़ती है तो कभी भी करेंसी को प्रिंट नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ी क्यों है, महंगाई बढ़ती है हमारी डिमांड और सप्लाई मिसमैच की वजह से। तो जब भी महंगाई बढ़ती है तो हमें सप्लाई जो है उसको बढ़ाना पड़ता है, सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में। उन्होंने सप्लाई को नहीं बढ़ाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा और इकोनॉमी में डाल दिया और करेंसी प्रिंट की, जिससे मार्केट में और डिमांड बढ़ गई। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, सप्लाई तो लिमिटेड थी, वो मैच नहीं कर पाई और उनकी जो है पूरा मनी कलेक्ट हो गया। ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम हैपेंड इन द वेनेजुएला। ठीक है, तो जब उस तरह से इन्फ्लेशन आती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी इतने 5 टाइप के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चीजें होती है, कौन कौन सी इन्फ्लेशन में होती है। एक होती है ओपन इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, दूसरी होती है हमारी प्रेस्ड इन्फ्लेशन। प्रेस्ड, कौन कौन सी हुई, ओपन इन्फ्लेशन एंड प्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये वाले अलग हैं और ये वाले अलग हो गए। अच्छा ओपन इन्फ्लेशन में क्या होता है, ओपन इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब वो क्या नाम हमारा सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, वो क्या है महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती है, तो उसको बोलेंगे हम ओपन इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, when no one try to control inflation। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है हमारा सेंट्रल बैंक जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, उसको खुला छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं हम ओपन इन्फ्लेशन। और स्ट्रेस इसका उल्टा हो गया, जहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा देखो दबाव पड़ता है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश होती है, कोई भी करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट कोई भी करता है, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो थोड़े से हम टाइप और कर लेते हैं इन्फ्लेशन के। ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने छोड़ना कुछ भी नहीं, हमने पूरा कवर करते चलना है। तो इसमें और क्या हो जाएगा हमारा, स्क्यूफ्लेशन। क्या लिखा मैंने, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन एसेंशियली होता है मार्केट में क्या होता है, जब किसी चीज के प्राइसेस क्या होता है बढ़ते हैं और कुछ चीजों के प्राइसेस घट रहे होते हैं, कुछ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कुछ के घट रहे हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्क्यूफ्लेशन। जैसे कि आज की डेट में हमारे क्या होता है, हमारे ज्यादातर सब्जी के प्राइसेस जो है, सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स के प्राइस ज्यादातर बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो मार्केट में जब इकोनॉमी में जब किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे होते हैं और कुछ के कम होते हैं तो उसको बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन। इजी है एंड सिंपल है। ठीक है, अगला करते हैं, अगला कौन सा आ जाएगा हमारा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन।
स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होती है यानी कि जब महंगाई होती है, किसकी वजह से? गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। जो कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है और उस स्कीम की वजह से मार्केट में महंगाई हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब मान के चलो सपोज फॉर दैट अब हमारी गवर्नमेंट का एमएसपी प्रोवाइड करवाती है। अब जब गवर्नमेंट एमएसपी को हाई रखेगी, ठीक है, तो वो ज्यादा प्राइस किस पे जाएगा? वो हम लोगों पे जाएगा। क्या होता है एमएसपी? आपको पता है एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या होता है गवर्नमेंट फार्मर्स को एमएसपी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, और एमएसपी के अंदर क्या करती है गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती है फार्मर से और उसको और उन ग्रेन्स को हमें कहां वो देती है हमें जो हमारे पीडीएस के अंदर आती है ना, वो पीडीएस के अंदर हमें मिलता है। सोसाइटी और डिपो में जो आप लोग जाते हो वहां से जो मिलता है वो सभी कहां से आता है? एमएसपी के थ्रू प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट। अब क्या होगा जब गवर्नमेंट एमएसपी को हाई कर देगी, अब गवर्नमेंट एमएसपी को हाई कर दे तो क्या होगा कि वो जिन्होंने उतना यानी कि उन्होंने हाई प्राइस किया तो वो किस पे जाएगा? वो कॉस्ट जाएगी हमारी प्रोडक्ट पे, यानी कि हमारी ग्रेन पे चली जाएगी और उससे क्या हो जाएंगे? हमारे फूड ग्रेन महंगे हो जाएंगे और उस तरह से महंगाई आएगी, उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से महंगाई आएगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो गया। और एक कर लेते हैं हम आपका ग्रीडफ्लेशन कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीडफ्लेशन भी होता है। ग्रीड ये सेम बस वैसे ही होता है। ग्रीडफ्लेशन यानी कि वही जो मैंने आपको बताया था मैंने आपको। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है? ग्रीड यानी कि जब लालच की वजह से इन्फ्लेशन आती है। लालच यानी कि सेम वही जब सप्लाई को रोक देते हैं, ठीक है, मार्केट में सप्लाई को रोक देंगे और जब वो उस वजह से जो इन्फ्लेशन आएगी उसको बोलेंगे ग्रीडफ्लेशन। ठीक है, ये तीन भी मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ठीक है, हमने इन्फ्लेशन पूरा कर दिया। अब डिफ्लेशन करते हैं। अब इन टर्म को भी हम फटाफट से क्लियर करेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है तो उसको कर लेंगे। तो डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन में एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है? यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे थे, इसमें क्या होता है? प्राइस रिडक्शन होता है। क्या होता है? इसमें प्राइस बढ़ रहे थे, इसमें प्राइस घट जाते हैं, इसमें डिफ्लेशन होता है। ठीक है, यानी कि प्राइस घटना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलेंगे हम डिफ्लेशन। इसका एकदम उल्टा। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? इसमें प्राइसेस बढ़ते हैं बट एट अ वेरी स्लो रेट बढ़ते हैं। कितने? प्राइस इंक्रीज होता है, इंक्रीज, ठीक है, बट कैसे? एट अ वेरी स्लो रेट। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? देखो, स्टैग यानी कि स्टैग्नेंट। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? जब इकोनॉमी ना स्टैग हो जाती है, महंगाई जो है एक जगह स्टैग्नेंट हो जाती है, ना तो बढ़ती है ना घटती है। इकोनॉमीज में क्या होती है कि इकोनॉमी ना तो बढ़ती है ना घटती है, ना इकोनॉमी ऊपर जाती है ना नीचे आती है, एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है। तो क्या बोलेंगे इसमें? इन्फ्लेशन गेट्स स्टैग्नेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन गेट स्टैग्नेंट। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ठीक है, इसका फीचर है ना, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है स्टैग्फ्लेशन में। अच्छा, तो हमारा जो अगला है वो है हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एंड डिफ्लेशनरी स्पाइरल। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, पहले इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में क्या होता है कि मार्केट में जो मोर मनी होता है, मोर मनी क्रिएट मोर इन्फ्लेशन। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल समझेंगे हम। इन्फ्लेशन, मार्केट में जब इन्फ्लेशन है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। अब कंपनी का ओनर क्या सोचता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो मैं क्या करूंगा, अपने वर्कर्स को थोड़ी सैलरी बढ़ा देता हूं, जिससे क्या हो जाएगी कि उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगाई है। तो कंपनी का ओनर क्या करता है? उनके प्राइस, उनके जो है उनके वेजेस बढ़ा देता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, उनके वेजेस बढ़ा देगा। अब क्या होगा? जब वेजेस वो बढ़ाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट पुश होती है, तो वो क्या करेगा?
वेजेस बढ़ाने पे कॉस्ट किस पे पुश हो जाएगी, प्रोडक्ट पे पुश हो जाएगी, और जब प्रोडक्ट पे पुश हो जाएगी हमारी कॉस्ट तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे हो जाएगी इन्फ्लेशन। तो क्या हुआ इसका मतलब कि मोर मनी क्रिएट मोर इन्फ्लेशन इन द मार्केट, कि इन्फ्लेशन क्रिएट, इसका अगर मैं सिंपल सा आपको मतलब समझाऊं तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन क्रिएट मोर इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कि यहां से ऐसे करो, आप इसको यहां से ऐसे करो। ठीक है, आप इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए जब आप वेजेस बढ़ा रहे हो तो वो तो और इन्फ्लेशन कर रहे हो, तो क्या है, ये भी एक स्पाइरल है। ठीक है, आया समझ में, इन्फ्लेशन क्रिएट मोर इन्फ्लेशन इन द मार्केट। ठीक है, अगला है हमारा डिफ्लेशन स्पाइरल। डिफ्लेशन के बारे में आपको बताया, डिफ्लेशन क्या होता है, यानी कि जब प्राइसेस की जब डिमांड यानी कि डिमांड बढ़ जाती है, फॉलिंग प्राइस या फॉलिंग डिमांड होती है तो डिफ्लेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि घटे हुए जो प्राइसेस है या घटी हुई डिमांड क्या करती है, मार्केट में महंगाई को भी घटा देती है। अब कैसे, अब मान के चलो किसी चीज की जो डिमांड थी मार्केट में घट जाती है, अब फॉलिंग डिमांड क्या करेगी, लीड फॉलिंग प्राइसेस को। क्यों करेगी, आपको पता है, क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो उसकी प्राइस बढ़ा के कौन क्या कर लेगा, जब किसी को चाहिए ही नहीं तो क्या करेंगे, उसकी प्राइस घटा देते हैं, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए मार्कर, मार्कर क्या है, मार्कर के जो है डिमांड घट चुकी है मार्केट में। अब जो कंपनी ओनर है वो क्या करेगा, कंपनी ओनर करेगा उसकी प्राइस घटा देगा ताकि लोग थोड़ा तो खरीदे, कम से कम मार्कर को थोड़ा तो कम से कम खरीदे, तो उसके प्राइसेस घटा देता है। और जब वो प्राइसेस घटा देता है, और वो प्राइस क्यों घटाएगा, क्योंकि ताकि थोड़ी सी डिमांड उसको दिखे मार्केट में, ताकि थोड़ी डिमांड और बढ़ जाए उसकी। ठीक है, तो वो प्राइस घटा देता है। अब जब प्राइस वो घटा देगा, ठीक है, ध्यान सुनना, अब जब वो प्राइस घटा रहा है तो क्या हो जाता है, उसने कुछ लोन लिया होगा अपनी कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, अपनी कंपनी में उसने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया होगा। अब जब उसने प्राइसेस घटाए तो उस हिसाब से अपना लोन वापस नहीं चुका पाएगा जैसे वो पहले चुकाता था। ठीक है, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, तो क्या होगा, उसकी डेट पे डिफॉल्ट हो जाते हैं। ठीक है, डेट यानी कि डेट उसकी डिफॉल्ट हो जाएगी, उसके जो लोन है वो सभी क्या हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे, वो अपने लोन की ईएमआई को नहीं चुका पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने प्राइस लो कर दिया है। अब जब ये हो गया, जब वो नहीं चुका पा रहा है अपनी ईएमआई, तो क्या होगा कि अब क्या पता उसकी जो कंपनी है वो बैंकक्रप्ट हो जाए। ठीक है, अब जब ये बैंकक्रप्ट हो जाएगी, सपोज अगर वो बैंकक्रप्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, डेट डिफॉल्ट हुआ तो बैंकक्रप्ट, इट माइट गेट बैंकक्रप्ट। ठीक है, बैंकक्रप्ट हो सकती है। अब बैंकक्रप्ट से बचने के लिए उसने क्या करता है, वो क्या करेगा, या तो कुछ वर्कर्स को निकाल देगा, क्योंकि उसे उतनी सैलरी उसे देनी पड़ रही है, उन्हें भी देनी पड़ रही है, तो क्या करेगा, या तो ले ऑफ कर देगा कुछ को, या उनकी वेज रिडक्शन कर देगा। ठीक है, अब जब वो ले ऑफ करेगा, जिनको ले ऑफ करेगा या वेज रिडक्शन करेगा, तो क्या होगा, उससे क्या डिमांड और गिर जाएगी। अब मान के चलो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या डिमांड करेगा मार्केट में, जब उसके पास मनी नहीं है, जब उसके पास मनी नहीं है तो क्या, तो वो तो कुछ डिमांड क्रिएट कर ही नहीं सकता मार्केट में। क्या होगा, जब वो ले ऑफ करेगा तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, फिर से फॉलिंग डिमांड हो जाएगी। ठीक है, वेज रिडक्शन में भी ऐसे, जब वेज रिडक्शन होंगे तो उनके पास उतने वेजेस नहीं होंगे, तो कैसे डिमांड करेंगे, तो फॉलिंग डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक स्पाइरल है। फॉलिंग डिमांड क्या करती है, लीड महंगाई को घटा देती है, यानी कि और भी क्या करेगी, वो प्राइस की वैल्यू को गिरा देगी, कंपनी को खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है फॉलिंग डिमांड को, फॉलिंग डिमांड क्या और डिफ्लेशन को लीड करती है। इन्फ्लेशन स्पाइरल मैंने आपको समझाया, डिफ्लेशनरी स्पाइरल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, वो आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, हम करते हैं ये फिलिप कर्व। फिलिप कर्व में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो फिलिप कर्व में क्या होता है, फिलिप कर्व कहता है कि जब मार्केट में, जब इकोनॉमी में क्या, जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, फिलिप कर्व के अंदर ये कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिर से देखो, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगी।
इस फिलिप कर्व के अंदर ये कहना था, बट ये क्या है, ये भी 100% राइट नहीं है, 100% राइट नहीं है, क्योंकि स्टैग्फ्लेशन में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए इस कर्व को बिल्कुल 100% राइट नहीं बोला गया है। ठीक है, हालांकि ये कुछ हद तक आप इसे राइट बोल सकते हो। तो अब थोड़ा सा हम फिलिप कर्व के बारे में जानेंगे कि कर्व कैसे बनता है, और हम इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, अब मान के चलो ये मैंने आपको बस बनाया यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे लिखते हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%। ठीक है, ये परसेंट है। ठीक है, परसेंट 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 परसेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इन्फ्लेशन को। ठीक है, इन्फ्लेशन आप देखो ना, एरो ऊपर की तरफ है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रही है ऊपर की तरफ। 1% है, 2%, 3%, 4%, 5%, 6, 7% इन्फ्लेशन ऊपर को, इन्फ्लेशन बढ़ रही है ऊपर को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उधर को। तो इस कर्व के अंदर कैसा था देखो, अब उन्होंने क्या कहा, अगर क्या होगा कि मार्केट में उन्होंने कहा कि ज्यादा इन्फ्लेशन है तो क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो ये कौन सी रेट बताई मैंने आपको, ध्यान रखना आपने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, कौन सी रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो ये हमारी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की रेट। ठीक है, ठीक है, ये होगी इन्फ्लेशन रेट और ये होगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके अंदर क्या था, ये कर्व हमारा फिलिप कर्व। ठीक है, इसके अंदर क्या था, हमने कहा था कि देखो यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है, अगर इकोनॉमी में 6% हमारी क्या होती है, इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रहेगी हमारी, देखो ये आएगा जब नीचे यहाँ पे, तो ऐसे बनेगा, यानी कि कम कम अनएम्प्लॉयमेंट है। 6% क्या है, वो 6% जब महंगाई है तो कम अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 1 या 2% के बीच अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो इनविजिबल हैंड का हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट किया था जब एडम स्मिथ के बारे में पढ़ रहे थे, इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड के अंदर क्या था, सेम वही हम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या कि जब देखो मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, अब मान के चलो महंगाई बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि सप्लाई कम थी। ठीक है, सप्लाई, अब सप्लाई जब कम थी तो सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी ओनर है वो लेबर को अपॉइंट करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट होगी तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगी। तो ये बताया था उसके अंदर, क्यों, क्योंकि महंगाई ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या किया, एम्प्लॉय किया, यानी कि लोगों को अपॉइंट किया, लोगों को अपॉइंट किया, तो क्या हुआ, अपॉइंटमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, घट गई। तो ये था इस कर्व के अंदर। इसकी आप यहाँ पे भी समझ लो, जैसे कि मान चलो अगर 2% हमारी क्या है, अगर हमारी 2% इन्फ्लेशन रेट है तो हमारी क्या, देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 3% होगी। ठीक है, 3% से मतलब 3 या 4 के बीच होगी। अब ऐसे देखो आप 1% पे जाओगे, आगे 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 तो ये बढ़ जाएगी यहाँ पे भी। ठीक है, 6%, यानी कि कम इन्फ्लेशन है तो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इस कर्व के अंदर ये कहना था इनका। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे कंसेप्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पूरे करवाऊंगा और उस तरह से कंप्लीट करवाऊंगा कि अगर आप मेंस का एग्जाम भी लिख रहे हो तो आपको मेंस में भी हेल्पफुल रहेगा ये मेरा सेशन, पूरी क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस।